साइबेरिया की ठंड और सुनसान इलाका जहां इंसान का जिंदा रहना किसी चमत्कार से कम नहीं है। ये कहानी शुरू होती है एक ऐसी जेल से जहां दीवारें नहीं बल्कि 14,000 किलोमीटर तक फैली हुई बर्फ का पहरा था। 1945 में वर्ल्ड वॉर 2 खत्म हो चुकी थी, लेकिन जर्मन सोल्जर्स के लिए असली जंग अब शुरू होने वाली थी। रशिया ने हजारों जर्मन सैनिकों को बंदी बना लिया था और उनसे साइबेरिया की गहरी कोयले की खदानों में काम करवाया जाने लगा। इस जेल की सिक्योरिटी बहुत कम थी, ना कोई बड़ी दीवार थी, ना ही ज्यादा हथियारबंद गार्ड्स, लेकिन फिर भी यहाँ से कोई भागने की हिम्मत नहीं करता था। सबको मालूम था कि अगर कोई जेल से निकल भी गया तो बाहर की -50 डिग्री की ठंड उसे चंद घंटों में ही मार देगी। सबसे करीबी इंसानी बस्ती भी हजारों मील दूर थी। इन कैदियों को मौत से रोजाना लड़ना पड़ता था, लेकिन इन्हीं के बीच एक शख्स ऐसा था जिसने हार नहीं मानी थी। उसका नाम था क्लेमेंस फोरेल। फोरेल कोई आम कैदी नहीं था। उसे 25 साल की सजा सुनाई गई थी, लेकिन उसके दिमाग में सिर्फ एक ही बात घूम रही थी, उसकी पत्नी और उसकी छोटी बेटी जो जर्मनी में उसका इंतजार कर रही थी। फोरेल को पता था कि अगर वो यहाँ 25 साल रुका तो वो कभी उन्हें दोबारा नहीं देख पाएगा। कोयले की माइंस में काम करते करते उसकी हड्डियां गलने लगी थी, लेकिन उसका इरादा अभी भी लोहे की तरह मजबूत था। एक दिन किस्मत ने उसे एक मौका दिया। जेल के पास से कोयले से लदी एक मालगाड़ी गुजर रही थी। अंधेरे का फायदा उठाकर फोरेल उसमें छुप गया। जब ट्रेन जेल से दूर निकल गई और उसने खुले आसमान में सितारों को देखा तो उसे लगा कि शायद वो आजाद हो गया है। उसका दिल जोरों से धड़क रहा था, लेकिन ये आजादी सिर्फ कुछ ही पल की थी। थोड़ी देर बाद ट्रेन अचानक रुक गई। फोरेल ने बाहर झांका तो उसके होश उड़ गए। सामने एक रशियन सोल्जर अपनी राइफल ताने खड़ा था। फोरेल पकड़ा गया। जेल के वार्डन ने, जो एक बेहद बेरहम इंसान था, फोरेल को मारने की जगह एक ओपन एयर सेल में डाल दिया। 2 दिन तक फोरेल उस कड़कती ठंड और बारिश में वहां पड़ा रहा। उसका शरीर नीला पड़ चुका था। 2 दिन बाद वार्डन ने उसे सेल से बाहर निकाला और कहा, तुम्हारे साथी तुम्हारा बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। फोरेल को लगा शायद उसे वापस काम पर भेजा जा रहा है, लेकिन जब वो अपने बैरक पहुंचा तो वहां का नजारा देखकर उसके पैरों तले जमीन निकल गई। उसके अपने ही साथी जर्मन कैदी लाठी और डंडे लेकर खड़े थे। वार्डन ने एक चाल चली थी। फोरेल के भागने की वजह से पिछले 2 दिनों से पूरे जेल का खाना रोक दिया गया था। सब कैदी भूखे थे और उनका सारा गुस्सा फोरेल पर निकलने वाला था। जैसे ही फोरेल अंदर गया, उन लोगों ने उस पर हमला कर दिया। उसे इतना बुरी तरह पीटा गया कि वो मरने की हालत में पहुंच गया। वार्डन दूर खड़ा ये सब देखकर मुस्कुरा रहा था। जख्मी हालत में फोरेल को जेल के हॉस्पिटल में भर्ती किया गया। वहां का डॉक्टर भी एक जर्मन कैदी ही था। जब फोरेल को होश आया तो उसने डॉक्टर से पहली बात ये कही, मुझे फिर से भागना है। डॉक्टर हैरान रह गया। इतनी मार खाने के बाद भी इस शख्स के दिमाग में सिर्फ भागने का ख्याल था। डॉक्टर ने उसे समझाया, फोरेल, यहाँ से निकलना नामुमकिन है और अगर तुम निकल भी गए तो बाहर की ठंड तुम्हें खा जाएगी। लेकिन फिर डॉक्टर ने एक कड़वी सच्चाई बताई। उसने कहा, अगर तुम यहाँ से नहीं भागे तब भी तुम मरोगे। इन माइंस की हवा जहरीली है जिससे तुम्हें धीरे धीरे कैंसर हो जाएगा। यहाँ एक बड़ा ट्विस्ट आता है। डॉक्टर ने बताया कि वो खुद भी भागने की तैयारी कर रहा था, लेकिन उसे पता चला कि उसे कैंसर है और उसके पास अब सिर्फ 1 महीने का वक्त बचा है। डॉक्टर ने अपने सारे सीक्रेट वेपन्स, एक कंपास, गर्म कपड़े, मजबूत जूते, थोड़ा खाना और एक भरी हुई गन फोरेल के हवाले कर दिए। अब फोरेल के पास सप्लाईज थी और एक प्लान भी। उसने इस बार मालगाड़ी के बजाय पैदल चलने का फैसला किया ताकि कोई उसे ट्रैक न कर सके। रात के सन्नाटे में बर्फ के तूफान के बीच फोरेल ने एक बार फिर उस जहन्नुम से कदम बाहर निकाला। अगली सुबह जब वार्डन को पता चला कि फोरेल गायब है तो वो सीधा डॉक्टर के कमरे में पहुंचा, लेकिन डॉक्टर ने पहले ही अपनी जान ले ली थी, क्योंकि वो जानता था कि वार्डन उसे जिंदा नहीं छोड़ेगा। वार्डन ने तुरंत अपनी सर्च पार्टी को ऑर्डर दिया, उसे जिंदा या मुर्दा लेकर आओ। वो इस ठंड में ज्यादा दूर नहीं जा पाएगा। फोरेल अब जेल से काफी दूर निकल चुका था, लेकिन असली मुश्किल अब शुरू हुई थी। चारों तरफ बर्फ और गहरा सन्नाटा था। डॉक्टर ने जो जूते और कपड़े दिए थे वो उसे ठंड से तो बचा रहे थे, लेकिन थकान का कोई इलाज नहीं था। 9 दिन बीत चुके थे। फोरेल लगातार चलता जा रहा था। उसका खाना खत्म हो चुका था और भूख की वजह से उसकी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा था। एक रात जब वो बर्फ पर लेटा था, उसे अचानक पीछे से कुत्तों के भौंकने की आवाज आई। उसने पीछे मुड़कर देखा तो एक डॉग स्लेज तेजी से उसकी तरफ आ रही थी। फोरेल ने भागने की कोशिश की, लेकिन वो गाड़ी उसके ऊपर से गुजरती हुई निकल गई। अचानक फोरेल की आंख खुली। वो सिर्फ एक सपना था, एक भयानक ख्वाब जो उसकी कमजोरी और डर का नतीजा था। वो हकीकत में अकेला था। उसका शरीर अब जवाब देने लगा था। वो इतना कमजोर हो गया था कि थोड़ी देर चलने के बाद ही बेहोश होकर गिर गया। जब उसे होश आया तो उसे अपने पास किसी के होने का एहसास हुआ। उसने आंखें खोली तो सामने एक सील खड़ी थी। फोरेल की आंखों में चमक आ गई। उसने कांपती हुई उंगलियों से अपनी गन निकाली और निशाना लगाया, लेकिन कमजोरी इतनी थी कि उसका पहला निशाना चूक गया। सील भागने लगी। फोरेल ने अपनी बची कुची पूरी ताकत लगाई और उसके पीछे भागा। एक वक्त ऐसा आया जब वो बर्फ टूटने की वजह से ठंडे पानी में गिर गया। उसके पैर में चोट भी आई, लेकिन वो रुका नहीं। उसने अपनी आखिरी गोली चलाई और इस बार निशाना सही लगा। उस दिन महीनों बाद फोरेल ने पेट भरकर खाना खाया। उसने सील का कच्चा मांस खाया और थोड़ा आराम किया, लेकिन इस सुनसान इलाके में सिर्फ भूख ही दुश्मन नहीं थी, बल्कि अकेलापन सबसे बड़ा खतरा था। फोरेल ने खुद को संभालने के लिए एक नया तरीका ढूंढा। वो खुद से बातें करने लगा। वो अपने घर, अपनी बीवी और बेटी के बारे में जोर जोर से बोलता ताकि उसे याद रहे कि वो कौन है और कहां जा रहा है। वो कंपास के सहारे रास्ता ढूंढता और हर दिन मीलों का सफर तय करता। 2 महीने लगातार चलने के बाद उसकी नजर एक ऐसी चीज पर पड़ी जिसे देखकर वो बच्चों की तरह रोने लगा।
लगा। दूर बर्फ के बीच एक छोटा सा पेड़ खड़ा था। ये पेड़ इस बात का सबूत था कि फोरेल अब आर्कटिक सर्कल से बाहर निकल चुका है और अब जंगल शुरू होने वाला है। उसने भागकर उस पेड़ को गले लगा लिया। वो महसूस कर रहा था कि वो मौत के मुंह से बाहर निकल रहा है, लेकिन दूसरी तरफ वार्डन अभी भी हार मानने को तैयार नहीं था। उसने अपने ऑफिसर्स को चिल्लाते हुए कहा, फोरेल अभी जिंदा है, मैं ये महसूस कर सकता हूँ। उसने सर्च पार्टी का रेडियस 500 किलोमीटर तक बढ़ा दिया। फोरेल अब एक घने जंगल में पहुंच चुका था। वहां बर्फ कम थी लेकिन खतरा ज्यादा। एक दिन अचानक एक भयानक बर्फीली आंधी शुरू हो गई। हवा इतनी तेज थी कि बड़े बड़े पेड़ उखड़कर गिरने लगे। फोरेल बचने की कोशिश कर ही रहा था कि एक भारी भरकम पेड़ सीधा उसके ऊपर आ गिरा। फोरेल वहीं दब गया। उसका शरीर ठंडा पड़ने लगा और उसकी सांसें रुकने वाली थी, लेकिन शायद किस्मत इस बार उसके साथ थी। उस जंगल में दो लोग, सैम जॉन और मैटन, जो सोने की तलाश में भटक रहे थे, वहां से गुजर रहे थे। उन्होंने दबे हुए फोरेल को देख लिया और उसकी जान बचाई। ये दोनों शिकारी लालची किस्म के लोग थे, लेकिन फिलहाल उन्होंने फोरेल को अपने साथ रख लिया। तीनों ने मिलकर एक नाव बनाई ताकि रास्ते में आने वाली एक गहरी नदी को पार कर सकें। नदी पार करते वक्त जब वो तीनों बातें कर रहे थे तो नदी का बहाव अचानक तेज हो गया। सैम जॉन का बैलेंस बिगड़ा और वो सीधा पानी में जा गिरा। उसे तैरना नहीं आता था। फोरेल ने एक पल भी नहीं सोचा और उस बर्फीले पानी में छलांग लगा दी। उसने अपनी जान पर खेलकर सैम जॉन को किनारे तक पहुंचाया, लेकिन जब वो किनारे पहुंचे तो उन्होंने देखा कि उनका तीसरा साथी मैटन उन्हें मरने के लिए छोड़कर सारा सामान लेकर भाग चुका है। मैटन को लगा था कि वो दोनों मर जाएंगे और वो उनका सोना और खाना लेकर अकेले निकल जाएगा, लेकिन जब थोड़ी देर बाद फोरेल और सैम जॉन जख्मी हालत में उनके पुराने कैंप तक पहुंचे तो सैम जॉन का गुस्सा आसमान पर था। उसने बिना कुछ सोचे मैटन को गोली मार दी। अब फोरेल और सैम जॉन अकेले रह गए थे। दोनों ने अपना सामान बांधा और आगे बढ़ने लगे, लेकिन फोरेल को यह एहसास नहीं था कि इस सफर में इंसान बर्फ और भेड़ियों से भी ज्यादा खतरनाक हो सकता है। सफर को शुरू हुए अब महीनों गुजर चुके थे। फोरेल और सैम जॉन अब एक साथ आगे बढ़ रहे थे, लेकिन मौसम एक बार फिर बदलने लगा। गर्मियां खत्म हो रही थीं और सर्दी की पहली बर्फ ने पूरे जंगल को ढक दिया था। फोरेल ने देखा कि सैम जॉन का शरीर थक चुका है। उसके पास सोने का एक भारी बैग था जिसकी वजह से वो बर्फ में बार बार धंस रहा था। फोरेल ने हमदर्दी दिखाते हुए कहा, लाओ थोड़ी देर के लिए तुम्हारा बोझ मैं उठा लेता हूँ। लेकिन यही फोरेल की सबसे बड़ी गलती थी। सैम जॉन के दिमाग में लालच घर कर चुका था। उसे लगा कि फोरेल उसका सोना चुराकर भागना चाहता है। बिना कुछ सोचे सैम जॉन ने फोरेल पर हमला कर दिया और उसे एक गहरी ढलान से नीचे धक्का दे दिया। फोरेल पत्थरों से टकराता हुआ नीचे गिरा और बेहोश हो गया। सैम जॉन उसे वहीं मरने के लिए छोड़कर आगे निकल गया। जब फोरेल को होश आया तो शाम हो चुकी थी। उसके सर से खून बह रहा था और पूरा शरीर दर्द से टूट रहा था, लेकिन तभी उसे एक ऐसी आवाज सुनाई दी जिसने उसके रोंगटे खड़े कर दिए। वो भेड़ियों के घुर्राने की आवाज थी। अंधेरे में उसे दर्जनों चमकती हुई आंखें दिखाई दी। भेड़ियों ने उसे चारों तरफ से घेर लिया था। फोरेल ने अपनी जान बचाने के लिए पास ही एक पतले से पेड़ पर चढ़ने की कोशिश की। वो अभी आधे रास्ते तक ही पहुंचा था कि एक भेड़िए ने उछलकर उसका पैर पकड़ लिया। फोरेल चिल्लाया और अपनी पूरी ताकत से उसे ठोकर मारी, लेकिन वो पेड़ इतना कमजोर था कि फोरेल के वजन से बीच से टूट गया। फोरेल जमीन पर गिरा और भेड़िए उस पर टूटने ही वाले थे कि अचानक एक गोली चलने की आवाज आई। फिर एक के बाद एक कई फायर हुए। भेड़िए डर कर भाग गए। जब फोरेल ने डर के मारे अपनी आंखें खोली तो उसने देखा कि कुछ लोग बंदूकें लिए उसके सामने खड़े हैं। ये उस इलाके के लोकल शिकारी थे। उन्होंने फोरेल की हालत देखी और उसे उठाकर अपने कबीले ले गए। वहां की औरतों ने उसके जख्मों पर मरहम लगाया और उसे महीनों बाद गर्म खाना और सोने के लिए बिस्तर मिला। फोरेल को पहली बार लगा कि शायद वो बच जाएगा। वो कई हफ्तों तक उस गांव में रुका, लेकिन खुशी ज्यादा देर तक नहीं टिकने वाली थी। एक दिन गांव के मुखिया के पास एक सरकारी नोटिस पहुंचा। ये नोटिस वार्डन ने पूरे रशिया में फैलवा दिया था। इस पर फोरेल की तस्वीर थी और नीचे लिखा था, ये एक खतरनाक मुजरिम है, जो भी इसे पनाह देगा उसे देशद्रोह की सजा दी जाएगी। गांव वाले अच्छे लोग थे, लेकिन वो हुकूमत से पंगा नहीं ले सकते थे। मुखिया ने दुख के साथ फोरेल से कहा, तुम्हें आज ही निकलना होगा। अगर तुम यहाँ पकड़े गए तो हम सब मारे जाएंगे। जाने से पहले उन्होंने फोरेल को थोड़ा खाना और एक शिकारी कुत्ता दिया। अब फोरेल अकेला नहीं था, उसके साथ उसका वफादार साथी वो कुत्ता था। दोनों मिलकर मीलों का सफर तय करने लगे। रास्ते में उन्हें एक पुरानी लकड़ी की फैक्ट्री दिखी। फोरेल का कुत्ता भूख की वजह से फैक्ट्री के अंदर भागा। उसे बचाने के लिए फोरेल भी पीछे पीछे चला गया। वहां के वर्करों ने फोरेल का हुलिया देखा और उसे पहचान लिया। उन्होंने उसे अपने मालिक के पास पेश किया। फोरेल ने सोचा कि अब वो दोबारा जेल जाएगा, लेकिन फैक्ट्री का मालिक एक भला इंसान था। फोरेल की दास्तान सुनकर उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। उसने फोरेल को नए कपड़े दिए और एक ट्रेन में बिठा दिया जो जर्मनी की तरफ जाने वाली थी। फोरेल ट्रेन की सीट पर बैठा मुस्कुरा रहा था। उसे लग रहा था कि बस कुछ ही घंटे और वो अपने घर होगा, लेकिन वो ये नहीं जानता था कि फैक्ट्री के मालिक ने हमदर्दी तो दिखाई थी, पर डर के मारे वार्डन को खबर भी कर दी थी। जब ट्रेन अगले स्टेशन पर रुकी तो फोरेल ने खिड़की से बाहर देखा। स्टेशन पर सैकड़ों रशियन सोल्जर्स राइफल लिए खड़े थे और उनके बीच खड़ा था वार्डन। जैसे ही ट्रेन रुकी, फोरेल दूसरी तरफ का दरवाजा खोलकर पटरियों पर कूद गया। उसका कुत्ता भी उसके पीछे था। वार्डन ने उसे देख लिया और चिल्लाया, उसे पकड़ो, जिंदा चाहिए मुझे। सैनिकों ने फायरिंग शुरू कर दी। गोलियां फोरेल के कानों के पास से निकल रही थी। वो स्टेशन के पिछले हिस्से की तरफ भागा जहां पुरानी मालगाड़ियां खड़ी थी। वो तेजी से पटरियां पार कर रहा था कि अचानक सामने से वार्डन निकल आया। वार्डन ने अपनी पिस्तौल फोरेल पर तान दी और कहा, तुम्हें क्या लगा फोरेल, तुम मुझसे जीत जाओगे? तुम्हारे जैसों की जगह मेरी जेल की माइंस में है। फोरेल के पास कोई रास्ता नहीं था, लेकिन तभी फोरेल के वफादार कुत्ते ने वार्डन पर छलांग लगा दी और उसका हाथ बुरी तरह काट लिया। इसी मौके का फायदा उठाकर फोरेल ने एक आखिरी
आखिरी बार अपनी पूरी ताकत लगाई और भागने लगा, लेकिन तभी एक गोली चलने की आवाज आई। फुरेल ने पीछे मुड़कर देखा, उसके कुत्ते को वार्डन ने गोली मार दी थी। फुरेल की आंखों में आंसू थे, लेकिन वो रुक नहीं सकता था। वो स्टेशन के पास बने एक ऊंचे ब्रिज पर चढ़ा और नीचे से गुजर रही एक मालगाड़ी पर कूद गया। वार्डन ब्रिज पर खड़ा देखता रह गया। फुरेल को जेल से भागे हुए अब 7 साल हो चुके थे। उसका हुलिया पूरी तरह बदल चुका था, लंबे बाल, घनी दाढ़ी और चेहरे पर मौत से लड़ने के निशान। वो अब सेंट्रल एशिया के एक इलाके में पहुंच चुका था। एक दिन वो एक मेले में भटक रहा था कि वहां मेले में एक यहूदी आदमी ने उसे पहचान लिया। जब फुरेल एक चर्च के अंदर गया तो वो आदमी भी उसके पीछे पहुंच गया। फुरेल डर गया, उसे लगा शायद ये कोई जासूस है, लेकिन उस आदमी ने कहा, डरो मत, मैं भी कभी उस जेल में रह चुका हूं, मैं तुम्हारी आंखों में वो दर्द देख सकता हूं। उस नेक इंसान ने फुरेल को अपने घर पनाह दी, उसे साफ कपड़े दिए, उसकी शेविंग करवाई और उसे एक फेक पासपोर्ट बनवा कर दिया। ये पासपोर्ट फुरेल का आखिरी टिकट था। अगर वो रशिया ईरान बॉर्डर पार कर गया तो वो हमेशा के लिए आजाद हो जाएगा। कुछ हफ्तों बाद फुरेल बॉर्डर पर पहुंचा। उसका दिल धड़क रहा था। जब उसने अपना पासपोर्ट रशियन सोल्जर को दिखाया, सोल्जर ने उसकी तरफ शक की नजर से देखा, फिर पासपोर्ट पर मुहर लगा दी। फुरेल को यकीन नहीं हो रहा था कि आखिर वो अब आजाद होने वाला है, लेकिन जैसे ही वो ब्रिज के बिल्कुल बीच में पहुंचा, सामने से एक गाड़ी आई और उसकी तेज लाइट फुरेल की आंखों पर पड़ी। जब लाइट कम हुई तो सामने वही शख्स खड़ा था जो पिछले 7 साल से उसके सपनों में एक शैतान बनकर आता था, वार्डन। फुरेल ने पीछे मुड़कर देखा, वो अभी भी रशिया की जमीन पर था। फुरेल ने अपनी आंखें बंद कर ली। उसे लगा कि उसकी 7 साल की मेहनत मिट्टी में मिल गई, लेकिन तभी वार्डन ने कुछ ऐसा किया जिसने फुरेल को हैरान कर दिया। उसने अपनी पिस्तौल होल्स्टर में डाली और रास्ता छोड़ते हुए एक तरफ खड़ा हो गया। वार्डन ने कहा, ये जंग 2 सोल्जर्स के बीच थी फुरेल, और आज तुम जीत गए। जाओ अपनी जिंदगी जी लो। फुरेल को पहले तो यकीन नहीं हुआ, उसके पैर कांप रहे थे, लेकिन वो धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा। जैसे ही उसने ब्रिज का दूसरा हिस्सा पार किया, उसने महसूस किया कि उसके ऊपर से 7 साल का बोझ उतर गया है। वो अब आजाद था। अब मंजर बदलता है। साल 1952 की क्रिसमस का वक्त था। जर्मनी के एक पुराने चर्च में लोग प्रार्थना कर रहे थे। फुरेल की बीवी और उसकी बेटी, जो अब काफी बड़ी हो चुकी थी, वहां मौजूद थी। फुरेल ने अपनी बेटी को देखा। वो बिल्कुल वैसी ही थी जैसा उसने सपनों में सोचा था। बेटी ने पीछे मुड़कर देखा। पहले तो वो पहचान नहीं पाई, लेकिन फिर उसने धीरे से कहा, पापा। फुरेल अपने आंसू नहीं रोक पाया। बेटी दौड़कर उसके गले लग गई। उसी पल उसकी पत्नी की नजर फुरेल पर पड़ी। उसे लगा शायद ये कोई मौजज़ा है। वो भी दौड़ती हुई आई और तीनों एक दूसरे को पकड़कर रोने लगे।